नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। लगातार कई दिन हो गए हैं मेरी बातचीत में, अखबार में लिखने में, यहाँ पर कैमरे के सामने बोलने में बलात्कार शब्द हट ही नहीं पा रहा है। समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ मैं। मुझको अच्छा नहीं लगता है। YouTube जो है हमारे कुछ एक वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट कर देता है, वीडियो पर से एडवर्टीजमेंट हटा देता है, पहुंच को सीमित कर देता है। लेकिन मैं क्या करूं, अगर देश में आज सबसे जलता सुलगता मुद्दा बलात्कार है तो मैं उस पे बात न करके किसी हाशिए के किसी मुद्दे पे क्या बोलूं, मैं क्या लिखूं उसके बारे में। मुझको अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है, लेकिन मुझको ऐसे ही एक मुद्दे पर बोलना पड़ रहा है। ये कोलकाता से जुड़ा हुआ नहीं है, ये छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ नहीं है, ये महाराष्ट्र के बदलापुर से जुड़ा हुआ नहीं है, जहाँ एक स्कूल की 3-4 साल की बच्चियों के साथ वहीं के एक बुजुर्ग कर्मचारी ने बलात्कार किया है। ये उनसे जुड़ा हुआ नहीं है। ये यूपी के, बिहार के कई जगहों के बलात्कार से जुड़ा हुआ नहीं है। यह राजस्थान के, अजमेर के, हिंदुस्तान के सबसे बड़े ब्लैकमेलिंग कांड, सबसे बड़े बलात्कार कांड भी कहूँगा मैं, उसका मामला है ये सबसे बड़ा। ये 1990 की बात है, जब अजमेर में कुछ ताकतवर लोगों ने, इनके पास 2 तरह की ताकत हासिल थी। अगर अजमेर को आप जानते हैं तो एक बहुत बड़ी गुंजाइश है कि आप वहाँ अजमेर की दरगाह के नाम पर अजमेर को जानते हैं। बहुत सारे लोग अजमेर जाते हैं बिना किसी रिश्तेदारी के, तो केवल दरगाह पे दुआ करने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं। जिस भाषा का भी आप इस्तेमाल करें, सिर्फ मुस्लिम नहीं जाते हैं, तमाम मजहबों के लोग जाते हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री चाहे जो रहें, जिस सोच के रहें, जिस धर्म के रहें, उनकी तरफ से अजमेर के दरगाह पर चढ़ाने के लिए चादर जाती ही जाती है। बड़ी मान्यता है, 13वीं सदी की दरगाह है ये। वहाँ का एक खादिम परिवार था। खादिम समझ लीजिए मोटे तौर पर जो सेवक रहते हैं दरगाह में, जो सेवा करते हैं, उनका भी बड़ा जलवा रहता है। कुछ दूसरी जगहों पर कहीं इनको सेवादार कह दिया जाता है, किसी धर्म में कहीं कुछ कह दिया जाता है। दरगाहों में इनको खादिम कहा जाता है, जो सेवा करते हैं वहाँ पे। ऐसा एक परिवार था, खादिम परिवार। उसके नौजवान लड़के थे, 2, 4, 5 थे कम से कम लड़के। उन लोगों ने वहाँ पर अजमेर की स्कूल की छात्राओं को किसी तरह से अपने कब्जे में लिया। थोड़ी सी कहानी अलग अलग है, 1990 की बात है। कुछ छात्राओं को उन्होंने अपने जाल में फंसाया। कैसे शुरुआत हुई इसके बारे में थोड़ा अलग अलग लोग अलग अलग कह रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर स्कूल की छात्राएं इनके कब्जे में आई। उनके साथ इन्होंने सेक्स किया और उसकी तस्वीरें खींच ली। वो मोबाइल और डिजिटल फोटो का वक्त नहीं था। उन्होंने तस्वीरें खींच ली और तस्वीरें खींच के उन लड़कियों को दिखाया, ब्लैकमेल करना चालू किया कि हम इन तस्वीरों को फैला देंगे चारों तरफ। ये 12-13 साल से लेके 20 साल की उम्र के बीच की लड़कियां थी। ये कहा कि बचने का एक ही तरीका है, तुम अपनी किसी सहेली को लेकर आओ यहाँ। तो ऐसा इन्होंने वहाँ अजमेर में एक फार्म हाउस का इंतजाम करके रखा था। एक लड़की से दूसरी लड़की, जब दोनों फंस गई, दोनों की फोटो हो गई, सेक्स की, बलात्कार किए। 2 ने किया, 4 ने किया, कई लोगों ने उनके साथ बलात्कार किया। नाबालिग लड़कियां थी। पॉक्सो एक्ट उस समय बना नहीं था। बना भी रहता तो किसी काम का नहीं था। इन लड़कों के साथ, नौजवानों के साथ 2 तरह की ताकत जुड़ी हुई थी। एक तो ये कि अजमेर की दरगाह के खादिम परिवार के थे ये लड़के, तमाम मुस्लिम थे। दूसरी तरफ इनमें से तकरीबन हर लड़का, शुरुआती बलात्कारी जो लड़के थे, तकरीबन हर लड़के यूथ कांग्रेस के और कांग्रेस के किसी न किसी ओहदे पर थे। शुरुआती लड़की को तो इन्होंने ऐसे ही फंसाया कि तुमको कांग्रेस में कोई ओहदा दिलवा देंगे, ये कहकर फंसाया था। कांग्रेस में किसी पद पे बैठा देंगे, ये कहकर फंसाया था। स्कूल की लड़की थी,
17 साल की, 16 साल की, उसके मन में कोई राजनीतिक हसरत रही होगी, इनके चक्कर में फंस गई, उसके साथ सेक्स की तस्वीरें खींचे, उसके फ़ोटो दिखाए, फिर वो दूसरी सहेली को लेके आई, उसके साथ यही हुआ, फिर वो तीसरी सहेली को लेके आई, ये सिलसिला चलते रहा। ये सिलसिला कितना चला ये सुनेंगे आप तो दिल दहल जाएगा। एक खबर कहती है कि ऐसी 100 लड़कियां थी जिनके साथ बलात्कार हुए। कुछ इसमें IAS IPS अफसरों की बेटियां भी थी, कुछ रईस घरों की लड़कियां भी थी। फंस गई एक बार जाल में फंस गई तो निकल नहीं पाई, फिर चलते रहे। कुछ लड़कियों ने खुदकुशी भी कर ली। ये बहुत लंबी कहानी है, तो मैं जब कह रहा हूं इसमें बेतरतीब कुछ चीजें हो सकती है, इतनी लंबी है कहानी। तो ये तमाम मुस्लिम लड़के अजमेर की दरगाह के खादिम परिवार से जुड़े हुए थे और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के पदाधिकारी भी थे। इनके पास दोहरी ताकत थी, धर्म की और राजनीति की। और दूसरी तकलीफदेह बात यह है कि इनकी शिकार जितनी लड़कियां थी नाबालिग थीं, साथ साथ जो दूसरी बात है, तकरीबन तमाम लड़कियां हिंदू लड़कियां थीं। तकरीबन तमाम बलात्कारी और ब्लैकमेलर मुस्लिम थे, तकरीबन तमाम। मैं कुछ लोगों के नाम और देख रहा हूं, कुछ लोगों के नाम देखता हूं जो बलात्कारी और ब्लैकमेलर थे। उसमें इक्का दुक्का नाम मुझको दिखाई पड़ रहे हैं, इक्का दुक्का, जिनके जात धर्म का आप अंदाज लगा सकते हैं। एक कैलाश सोनी, एक महेश लुधानी, एक हरीश तोलानी, ऐसे कुछ लोग थे। जाहिर तौर पे ये नाम हिंदू नाम दिख रहे हैं। ये बाबरी मस्जिद 1992 में गिरी, उसके पहले देश में एक अजीब सा सांप्रदायिक तनाव हो गया था। अडवाणी की रथ यात्रा चल रही थी, एक सांप्रदायिक तनाव देश भर में फैला हुआ था। अजमेर में ये इतना बड़ा कांड हुआ था 1992 के पहले भी, बाबरी मस्जिद गिरने के पहले भी अजमेर में बहुत लोगों को इसकी खबर लग गई थी। बहुत लोगों को पता था कि ऐसा कुछ चल रहा है, लड़कियों के ऐसे फोटो हैं, लड़कियों को ऐसा ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनका देह शोषण हो रहा है। लेकिन बतलाऊं मैं आपको, शर्मनाक बात यह थी कि वहां के बहुत सारे नेता, बहुत सारे अफसर, बहुत सारे दूसरे ताकतवर लोग, वो भी बलात्कार में जुट गए थे इन लोगों के साथ। उनको भी ये लड़के न्योता भेजते थे कि आ जाइए शाम को, आज इंतजाम है। फार्म हाउस का इंतजाम था इन लड़कों के पास में। नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार, उनका देह शोषण, सेक्स और ब्लैकमेलिंग, और उनके फ़ोटो खींच कर। वो वक्त जो है डिजिटल फ़ोटो का नहीं था, तो उस वक्त उसके प्रिंट निकलवाते थे एक लोकल लैब में। ये बात वहाँ के तमाम बड़े अफसरों को, नेताओं को साल भर पहले से मालूम थी। जब ये फूटा मामला, उसके साल भर पहले से इनको मालूम थी कि ऐसा कुछ चल रहा है, लड़कियों का ऐसा शोषण हो रहा है, बलात्कार और ब्लैकमेलिंग का ये सिलसिला चल रहा है। लोगों को मालूम था ये अच्छे से, लेकिन इसको रोकने की कोशिश नहीं हुई थी। ये हुआ क्या मैं बतलाता हूं आपको। ये पहली बार कैसे ये मामला फूटा। जिस कलर लैब में ये प्रिंट बनवाते थे ये लोग जाकर, उस कलर लैब से ये फोटो लीक हुई कुछ एक, और ये फोटो लीक होकर जब बाहर पहुंची, उसमें से कुछ तस्वीरें एक अखबार रिपोर्टर था संतोष गुप्ता नाम का, अखबार का नाम था नवज्योति। नवज्योति के रिपोर्टर संतोष गुप्ता ने सबसे पहले इसकी रिपोर्ट बनाई। हिम्मत नहीं थी किसी की रिपोर्ट बनाने की, इसमें इतने बड़े बड़े लोग शामिल थे और मामला इतना बड़ा था। आप सोचिए, आपके शहर में उस वक्त से तो आबादी आज 32 साल में
2 गुना 3 गुना हो चुकी है आबादी, 2 गुना तो हो ही चुकी है। लेकिन आज भी किसी की इतने बड़े बलात्कार कांड में हिम्मत नहीं होगी रिपोर्ट छापने की। 100 से ज़्यादा लड़कियों से बलात्कार। 1992 में यह मामला फूटा। 1992 में इसकी बहुत सी जानकारी ऐसी है जो बोलने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है यहाँ पर। कोई एक शहर ऐसा हो सकता है जो 100 से ज़्यादा स्कूली लड़कियों के साथ सिलसिलेवार। आपको मार्केटिंग तकनीक मालूम है ना, लोग ऐसा सामान बेचते हैं कुछ कंपनियों का, आप वो सामान खरीदें, उसके बाद 2 लोगों को और बेचें, फिर वो लोग 2 लोगों को और बेचें। ऐसी मार्केटिंग चेन की तरह इन्होंने इस्तेमाल किया। पहली लड़की से ब्लैकमेलिंग बलात्कार, दूसरी लड़की को लेके आओ तो तुम्हारी फ़ोटो वापस कर देंगे, जला देंगे। ये सिलसिला चलते रहा, कभी किसी की फ़ोटो नहीं जली। जब ये मामला अखबार में छपा, दैनिक नवज्योति अखबार में जब छपा, ये हंगामा मच गया। लोग डर रहे थे छापने में, क्योंकि अजमेर में हिंदू मुस्लिम दोनों आबादी है। देश में बड़ा सांप्रदायिक तनाव था, कहीं दंगा फसाद ना हो जाए। मैं एक चीज़ को लेकर थोड़ा सा और हैरान हूँ, आपके सामने उस बात को रखता हूँ। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि उस वक्त राजस्थान पर राज किसका था। भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे राजस्थान के। मैं भी देख रहा हूँ तो 4 मार्च 1990 से 15 दिसंबर 1992, यानी बाबरी मस्जिद गिरने के कुछ हफ्ते बाद जब सरकारें भंग हुई थी देश में, उसमें राजस्थान की सरकार भी थी। उस वक्त ये तकरीबन 3 साल से मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। जितनी घटनाएं हुई है, ये ब्लैकमेलिंग की, बलात्कार की घटनाएं जितनी हुई हैं, ये भैरों सिंह शेखावत की भाजपा की सरकार रहते रहते उजागर हो चुकी थी। उसी दौरान हुई थी पूरी की पूरी, उसी दौरान उजागर हो गई थी, उसी दौरान गिरफ्तारी शुरू भी हो गई थी, शुरू हो चुकी थी गिरफ्तारी। फिर 1 साल से कुछ दिन कम राष्ट्रपति शासन रहा। दोबारा जब बीजेपी की सरकार बनी राजस्थान में, तो 4 दिसंबर 93 को दोबारा सरकार बनी भैरों सिंह शेखावत की, और 5 साल वो सरकार रही। यानी जो मामला फूट चुका था, पुलिस रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी, एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, लोगों की गिरफ्तारी शुरू हो गई थी, उसके बाद 5 बरस तक वहाँ पर भाजपा की सरकार थी। मैं भाजपा को तोहमत नहीं दे रहा हूँ, ये मामला इतना बड़ा था, लेकिन मैं आपको सभी चीज़ों को बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तमाम बलात्कारी जो हैं, उनके साथ के 2-3 नाम जो हिंदू दिख रहे हैं, उनके अलावा तमाम बलात्कारी, साजिश करने वाले अनिवार्य रूप से मुस्लिम थे। ये अजमेर दरगाह के खादिम परिवार से जुड़े हुए थे। इसके सारे बड़े जो लोग थे, बड़े मुजरिम, साजिश करने वाले, वो कांग्रेस के पदाधिकारी थे। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और राज वहाँ पर इस घटना के होने के समय, पकड़ाने के समय और बाद में 5 साल तक भाजपा का राज था। मैं उसके बाद की लिस्ट देख रहा हूँ, तो उसके बाद 10 साल वसुंधरा राजे का शासन था, 2 किस्तों में। अशोक गहलोत का 3 बार का कार्यकाल था, 5-5 साल का, 15 साल गहलोत रहे वहाँ पर। अब वहाँ पर आखिर में फिर बीजेपी का राज है पिछले 6-8-9 महीने से। ये मामला 32 साल से अदालत में चल रहा था, 32 साल से। इसके लिए एक विशेष अदालत भी बनाई गई थी। इतने सारे मामले थे, लड़कियों की हिम्मत नहीं थी, अधिकांश लड़कियों की हिम्मत जवाब दे गई थी। परिवारों ने रिपोर्ट वापस ले ली थी या सुनवाई पे जाना बंद कर दिया था। 2 लड़कियां ऐसी थी जो डटी हुई थी, जिन्होंने आखिरी तक हिम्मत दिखाई, और इतने लोगों को सजा दिलवाने में उनका सबसे बड़ा योगदान था। मैंने इस मामले की रिपोर्टिंग करने वाले लोगों से बात करने की कोशिश की। पिछले कुछ महीनों से मैं ये कोशिश कर रहा था, कुछ महीनों से मैं कोशिश कर रहा था उनसे बात करने की। एक बार बात भी हुई,
लेकिन उन्होंने इस बारे में मुझको इंटरव्यू देने से मना कर दिया। उनकी अपनी वजह है, उसी शहर में उनको जीना है। अब बुजुर्ग हो गए हैं, 1992 के रिपोर्टर थे, अब बुजुर्ग हो गए होंगे, वो ज़्यादा लड़ाई झगड़ा विवाद में पड़ना नहीं चाहते होंगे। मैं पिछले कई महीनों से कोशिश कर रहा था, राजस्थान के कुछ बड़े पत्रकारों के मार्फत उनका नंबर हासिल किया था, उनसे बात की थी, लेकिन हो नहीं पाई। कुल मिलाकर मैं इंटरव्यू ले नहीं पाया उनका। अब जब मैं देख रहा हूं कि 2-3 किस्तों में पहले कुछ लोगों को सजा हुई, फिर कुछ लोगों को सजा हुई, अभी फिर सजा हुई है, किस्तों में लोग गिरफ्तार हुए, एक आध अभियुक्त ने खुदकुशी कर ली, एक आध अभियुक्त फरार रहा, कुछ लोगों की सजा हाई कोर्ट ने घटा दी, कई तरह की चीज़ें चली। लेकिन अभी ताज़ा मामला यह है कि 3 दिन पहले इनमें से 6 लोगों को उम्र कैद सुनाई गई है, 6 लोगों को उम्र कैद। कुल 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा चला था, एक ने आत्महत्या की, 9 को सजा दी जा चुकी थी, एक जेल में बंद है, एक फरार है और 6 को अभी उम्र कैद मिली है। इससे बड़ा कोई बलात्कार का मामला, ब्लैकमेलिंग का मामला हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं था। मैं देखता हूं इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल है, कांग्रेस और भाजपा का एंगल है। कभी वहां भाजपा की सरकार रही, जब ये घटना हुई तो वहां 7 साल 8 साल बीजेपी के सरकार थी, भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। बाद में कभी कांग्रेस की कभी भाजपा की सरकारें बदलती रही, वहां पे 5-5 साल में आपको याद होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी जगह दखल हुई, सभी जगह हुआ। मैं कानूनी मामले पे बहुत ज़्यादा अभी उसमें आपको उलझाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं मुद्दे की बात करना चाह रहा हूँ। जब किसी मुजरिम के हाथ में 2 किस्म की ताकत एक साथ आ जाती है, एक धर्म की ताकत, एक राजनीति की ताकत, इसके अलावा जब अफसरों को आप बुलाकर उनको सेक्स उपलब्ध कराते हो, नेताओं को बुलाकर आप सेक्स उपलब्ध कराते हो, एक तीसरी ताकत है आपके हाथ में, सेक्स मुहैया कराने की ताकत। नाबालिग लड़कियां थी, उनसे बलात्कार, उनकी फ़ोटो दिखा दिखा के और बलात्कार, फिर और फोटो, फिर और बलात्कार। एक मकड़ी के जाल में फंस गई थी वो छोटी सी मक्खी की तरह। मैं कुल मिलाकर ये मामला अपने अखबारों में देखा होगा, पढ़ने लायक ज़्यादा है, मैं कोई नाम लेना नहीं चाहता हूँ। नाम यही है कि तकरीबन तमाम मुस्लिम नाम हैं मुजरिमों के, गिने चुने 2-4 नाम जो हैं उनको आप अंदाज लगा सकते हैं हिंदू किस तरह के हैं। कैलाश सोनी, महेश लुधानी, हरीश तोलानी, इन नामों से जो भी आप अंदाज लगाएं। मैं ये कह रहा हूं कि जब किसी भी मुजरिम के हाथ 2-3 किस्म की ताकत लग जाती है, पहली ताकत धर्म की, मजहब की, एक दरगाह की ताकत उनके साथ में थी, उनका बड़ा दबदबा था, उनका राजनीतिक रुतबा था, उनके खिलाफ वहाँ पर पुलिस के पास भी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं थी। हालांकि 5 साल 7 साल वहाँ बीजेपी की सरकार थी जब ये पूरा हुआ, और जब कार्रवाई चालू हुई, जांच चली, पूरी बीजेपी की सरकार थी, लेकिन इनके खिलाफ आसानी से कुछ हो नहीं पाया। इनकी ताकत इतनी थी मवालियों की कि गवाह जो हैं, जो शिकायतकर्ता लड़कियां थी, एक एक करके घर बैठ गई, नहीं आ पाई। कुछ ने खुदकुशी भी कर ली थी, इससे बुरी और क्या बात हो सकती है। हिंदुस्तान की न्यायपालिका का हाल देखिए कि इस मामले में एक स्पेशल कोर्ट भी बना था, फास्ट ट्रैक कोर्ट, लेकिन इस मामले के आखिरी आधा दर्जन लोगों को अभी 32 साल बाद, कई लड़कियां मर चुकी होंगी, अभी तक नहीं भी मरी होंगी तो जीते जी उनकी मौत हो गई होगी, इतना सामाजिक दबाव उनके ऊपर रहता होगा। किस तरह का हिंदुस्तान हम देख रहे हैं। आज का नहीं है ये कि आज किसी पश्चिमी प्रभाव में किसी, और ये OTT देखकर, कल हमारे साथ डॉक्टर संदीप दवे थे, उन्होंने कहा कि ये OTT पे जो अश्लील कंटेंट आ रहा है उसका भी असर है, एक फैक्टर वो है। ये तो 32 साल पहले तो कोई OTT भी नहीं था, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था, कंप्यूटर नहीं था,
इस तरह का कुछ भी नहीं था उस समय। तो उस समय से ये चले आ रहा है सिलसिला। जब फिल्म वाले कैमरे रहते थे, फिल्म के कैमरों से फ़ोटो खींचकर ब्लैकमेलिंग, सेक्स, दूसरों को सेक्स मुहैया कराना, ब्यूरोक्रेसी की, लोकल ब्यूरोक्रेसी, लोकल पुलिस, लोकल अफसर, लोकल नेता, इनकी ताकत थी बलात्कारियों और ब्लैकमेलरों के हाथ। कांग्रेस के पदाधिकारी थे ये सारे लोग, ओहदों पे थे, केवल मेंबर नहीं थे, कोई चवन्नी मेंबर नहीं थे, पदाधिकारी थे। उसकी ताकत, धर्म की ताकत, और देश में जो तनाव चल रहा था, हिंदू मुस्लिम तनाव, उसमें ये अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के थे। इसलिए भी अजमेर में ये देर हुई इस मामले में कार्रवाई होने में। लोगों को लगता था इससे इतना बड़ा सांप्रदायिक दंगा हो सकता है। आप कल्पना कीजिए ना कि 100 से ज़्यादा हिंदू नाबालिग लड़कियों के साथ ब्लैकमेलिंग और बलात्कार करने वाले तमाम लोग मुस्लिम। नहीं होगा सांप्रदायिक तनाव, नहीं होगा सांप्रदायिक दंगा। डर रही होंगी सरकारें, वहाँ की पुलिस हिचक रही होगी, कैसे इतने लोगों को पकड़ें। तो अजमेर की दरगाह के खादिम परिवार के लोग हैं, इनके ऊपर हाथ कैसे डालें। 32 साल में हिंदुस्तान कहाँ पहुँचा है। आज भी लड़कियों का वही हाल है। आज भी जो चाहे वो लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनकी फ़ोटो खींचकर, कहीं छुपे कैमरों से फ़ोटो खींचकर, कहीं लड़कियों को अपने जाल में फंसा के उनकी फ़ोटो मांग कर, कहीं किसी वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग करके उनकी बिना कपड़ों की वीडियो लेकर। आज भी वही हो रहा है, आज भी यही चल रहा है। लड़कियां, ये स्कूल की लड़कियां थी, अधिकतर लड़कियां जो फंसी थी। माँ बाप IAS IPS थे इनके। कई लड़कियां बड़े कारोबारी परिवारों की लड़कियां थी, लेकिन फंस गई थी। आज भी ऐसा ही हो रहा है, आज भी ऐसा ही हो रहा है। अब तो फिर भी कई लड़कियां, महिलाएं पुलिस में रिपोर्ट लिखा रही हैं, कहीं कहीं कार्रवाई हो रही है। लेकिन जितनी रफ्तार से कार्रवाई बढ़ रही है, उससे कई गुना रफ्तार से ये साइबर ब्लैकमेलिंग, सेक्सटॉर्शन, बलात्कार, उसकी फिर रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ना आप कि 8 लड़के 10 लड़के एक महिला से, लड़की से बलात्कार कर रहे हैं, उसके वीडियो बना रहे हैं, खुद ही फैला दे रहे हैं उसको, जिसमें उनका भी चेहरा दिख रहा है। आप सोच के देखिए कि किसी लड़की की क्या हिफाजत है। 32 साल पहले का अजमेर, 32-33 साल पहले का अजमेर, क्या हिफाजत है। 1990 का ज़माना था, उस वक्त भी नहीं थी। मैं नहीं जानता कि वहाँ अजमेर में इतना बड़ा मामला होने के बाद, तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी होने के बाद, मुझको तो अभी ठीक से याद भी नहीं है कि उस वक्त के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, कांग्रेस के किसी प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने कितनी शर्मिंदगी जाहिर की थी, मुझको याद नहीं है अभी। कांग्रेस के खिलाफ मेरे मन में कुछ नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे कि बीजेपी के खिलाफ भी नहीं। मुझको अभी ये भी याद नहीं है कि भैरों सिंह शेखावत इस पूरे दौर में और इस मामले का भांडाफोड़ होने के बाद अगले 5 साल भी मुख्यमंत्री थे वहाँ के, उनको कितनी शर्मिंदगी हुई, नहीं हुई, उनकी पार्टी को क्या लगा, मुझको नहीं मालूम है। मैं किसी पार्टी पे या किसी धर्म पे जाना भी नहीं चाह रहा हूँ। मैं केवल आपको ये कहना चाह रहा हूँ, धर्म और राजनीति जब इनकी मिली जुली ताकत किसी मुजरिम के हाथ लग जाती है, उससे घातक कोई ताकत नहीं होती है, उससे घातक कोई ताकत नहीं होती है। राजनीति भी है और धर्म भी है। आज आप कदम कदम पे देखते होंगे, अलग अलग कई तरह के धर्म हैं, अलग अलग कई पार्टियों की राजनीति है, और इन दोनों के बीच घालमेल है, जगह जगह घालमेल है। कुछ लोग मुस्लिम राजनीति करते हैं, कई लोग हिंदू राजनीति करते हैं, बड़ा घालमेल है धर्म और राजनीति में। मैं केवल यही आपसे कहने आया हूं कि धर्म, राजनीति, स्थानीय अफसर, नेता, ये सब अगर किसी एक जुर्म में हिस्सेदार हो जाते हैं, ये जो गिरोह था जो लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा था, उनसे बलात्कार कर रहा था, ये लड़कियां उनकी संपत्ति नहीं थी,
कि इनके न्योता मिलने पे वहाँ के बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े नेता चले जाएं उनके साथ सेक्स करने के लिए। उनको भी मालूम था ये जुर्म है, लेकिन गए थे तमाम लोग। जब मुजरिमों के हाथ इतने किस्म की ताकत लग जाती है तो कैसी तबाही कर सकते हैं, कैसा बर्बाद कर सकते हैं एक शहर का जीवन पूरा का पूरा, एक पूरी पीढ़ी को तबाह कर सकते हैं। आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि ऐसी घटना होने के बाद ये जो जनरेशन थी, ये जो पीढ़ी थी लड़कियों की जो कि ऐसे जुर्म का शिकार थी, उस पूरी पीढ़ी को भी कई तरह की दिक्कत हुई होगी समाज में, आप समझ सकते हैं। अजमेर शहर की तमाम लड़कियों को, महिलाओं को दिक्कत हुई होगी इससे। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी मुजरिम के हाथ इतनी ताकत मत लगने दीजिए कि राजनीति की ताकत भी हो, धर्म की ताकत भी हो और जुर्म की कमाई। ये लड़कियां जो हैं, जुर्म की कमाई थी इस गिरोह की, उस कमाई से तमाम ताकतवर तबकों को खरीद लेने की ताकत, इतना मत दीजिए किसी मुजरिम के हाथ में। आप देख लीजिए, आज आपको हो सकता है लगे, किसी पार्टी को लगे कि वोट के लिए धर्म और राजनीति को मिला देना ठीक है, लेकिन ये किस तरह से खतरनाक होता है इसको देख लीजिए। मेरा मानना है कि राजनीति को धर्म से दूर रखना चाहिए, इन दोनों को मुजरिमों से दूर रखना चाहिए। और जो लोग जिस राजनीतिक दल के लोग किसी मुजरिम को अपनी पार्टी का पदाधिकारी बनाते हैं, विधायक या सांसद बनाते हैं, उनको तुरंत सोचना चाहिए कि वो किस तरह के मुजरिमों को आगे बढ़ा रहे हैं, जिनका संदिग्ध चाल चलन है, जिनके बारे में उनको गारंटी नहीं है। हम देख रहे हैं ना, बड़े बड़े सांसद हैं, बड़े बड़े विधायक हैं, किस तरह से बलात्कार के मामलों में फंसे हुए हैं, देख रहे हैं ना। मत होने दीजिए ऐसा। आने वाला वक्त, अगले 10, 20, 25, 50 साल जो हैं, आपकी आने वाली पीढ़ियों के भी रहेंगे। इस दुनिया को इतना खतरनाक बनाकर मत छोड़ कर जाइए, इस बारे में सोचिए। आप अपने बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए ज़मीन, जायदाद, मकान, कारोबार, कई चीज़ें छोड़कर जाना चाहते हैं। आपकी क्षमता होगी तो छोड़ते भी हैं आप, लेकिन आप ये मुल्क किस तरह का छोड़ के जा रहे हैं उन लोगों के लिए, इसके बारे में सोचिए। इतना खतरनाक मुल्क रहेगा ना, तो आपका छोड़ा हुआ कुछ भी उनके काम नहीं आएगा। आल औलाद की अगर खुदकुशी की नौबत आ जाएगी तो ये सब किसके काम आएगा? ज़मीन, मकान। एक सुरक्षित समाज छोड़ के जाइए उनके लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा खतरा छोड़कर मत जाइए। सोचिएगा मैं जो कह रहा हूँ। आपको अगर मेरा ये एडिटोरियल अच्छा लगता है, कैमरे पे कहा हुआ संपादकीय अगर अच्छा लगता है, तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी लिखिएगा, आपका क्या कहना है इस बारे में। मैं जो कह रहा हूँ उसमें कुछ आपको दम लगता है कि नहीं उस बात में। हालांकि मैं अपना दम दिखाने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं अपना गम दिखाने के लिए बात कह रहा हूँ। क्या मेरा दम है? मैं तो एक बेबस लाचार आदमी हूँ जो आपके सामने अपने गम को बिखेर रहा हूँ। मैं कुछ भी नहीं सुधार सकता, लेकिन आप लोग सुधार सकते हैं। आप लोग अगर सवाल करेंगे, राजनीतिक दलों से सवाल करेंगे, धर्म के लोगों से सवाल करेंगे, जो इस दो किस्म के जहर को मिलाकर हवा में भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने की तरह की जहरीली गैस मिक बनाकर जो फैला रहे हैं, उनसे सवाल कीजिए। कहिए कि भाई आप चुनाव अलग लड़ो, वो लोकतंत्र का है, धर्म आस्था का है। आप पूजा पाठ कर लो, अपनी जगह उपासना कर लो, जो आपकी पद्धति हो। चुनाव लड़ लो, दोनों को अलग अलग रखो मेहरबानी करके। इन दोनों के मेल से यूनियन कार्बाइड की मिक जैसी गैस बन रही है। आपको ठीक लगे, ये तकलीफ देह बात है, आपके दिल और दिमाग की चर्बी पे थोड़ा जोर डालेगी ये बात। ये बहुत कपिल शर्मा के शो जैसा मजाक नहीं है ये।
आपको ठीक लगे तो अपने बालिग दोस्तों को आप इसको भेज सकते हैं। मैंने हालांकि कोई अश्लील बात नहीं कही है, लेकिन विषय बालिग है ये। कम से कम हाई स्कूल में पहुंच गए हैं बच्चे तो उनको बतलाइए कि स्कूली बच्चे कैसे कैसे खतरे में पड़ते हैं, सावधान रहें सब लोग। सोच के देखिए, दोस्तों के बीच चर्चा जरूर कीजिए। मेरा कहना काफ़ी नहीं है, आपका सोचना और आपस में बात करना ज़्यादा ज़रूरी है, वो बात दूर तक जाएगी। सोच के देखिएगा। मैं क्या नसीहत दूं आपको, चलते चलते यही नसीहत दे सकता हूं कि कभी किसी बेबस मजबूर लड़के लड़की महिला आदमी का कोई अश्लील वीडियो आपको मिल जाए जो उसने कमाई करने के लिए नहीं बनाया है। कई ऐसे एडल्ट एंटरटेनर रहते हैं जो बनाते हैं खुद होके पैसा लेके, उसकी बात अलग है, आप उसका क्या करें मैं कुछ नहीं कहता। किसी बेबस की, गरीब की, किसी बच्चे, नाबालिग, बूढ़े, उनकी जानकारी के बिना अगर छुपा कर उनका वीडियो बनाया गया है और आपके पास आता है, आगे मत बढ़ाइए उसको डिलीट कर दीजिए, उसको मिटा दीजिए। आप कल्पना कीजिए किसी दिन आपके परिवार के किसी का ऐसा वीडियो रहेगा और उसको लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजते चले जाएंगे और उसको किसी पोर्नो वेबसाइट पे पोस्ट करते जाएंगे। क्या हालत होगी आपके परिवार की। जैसा आपका परिवार है वैसा ही दूसरों का परिवार है। मैं वयस्क कलाकार जो हैं, जो पैसा पाकर पोर्न बनाते हैं, मैं उनकी फिल्मों के बारे में आपसे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जो बेबस बेकसूर अनजान लोगों के ऐसे वीडियो बन जाते हैं, आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, उसको आगे मत बढ़ाइए, उसको मिटाते चले जाइए, ख़त्म कीजिए इस सिलसिले को, वरना एक दिन ऐसे वीडियो का जो चेहरा है आपके परिवार का भी हो सकता है। फिर मिलेंगे।